अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है यूसैट के हवाले से। वो तमाम लोग जो साल 2025 के दूसरे यूसैट का इंतज़ार कर रहे थे, आप तमाम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि यूसैट एडवर्टाइज़ हो चुका है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 अप्रैल 2025 है। यूसैट में अप्लाई करने के हवाले से इनिशियली इस चैनल पर आपको अपडेट प्रोवाइड की जा चुकी है। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन यूसैट के लिए सबमिट नहीं की, तो आप etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पर जाएं, अपना एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करें और यूसैट के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। आज का ये वीडियो यूसैट की प्रिपरेशन के हवाले से है। वैसे तो इस चैनल पर काफ़ी वीडियोस मैंने यूसैट के हवाले से, उसके सिलेबस के हवाले से और उसकी प्रिपरेशन के हवाले से आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन आज का ये जो डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें हम यूसैट की प्रिपरेशन के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं, इसमें मैं आपको सैम्पल क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं और मैं कोशिश करना चाह रहा हूं कि इसको एक वीडियो सीरीज़ के तौर पे हम कंटिन्यू करें, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के हवाले से, जो कि क्योंकि आप तमाम लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं कि 70 मार्क्स का जो सेक्शन है वो तमाम की तमाम यूसैट की कैटेगरीज के लिए सेम है। तो अगर ये 70 नंबरों का पोर्शन सेम है, तो आप तमाम लोगों को अगर चंद सवालात बता दिए जाएँ जो कि आपके लिए एक सैम्पल का काम भी करें, ताकि आप उसी तरह के क्वेश्चंस मुख्तलिफ रिसोर्सेज से पढ़ें, चाहे कहीं से भी आप पढ़ लें, लेकिन उसी तरह के क्वेश्चंस को पढ़ें। साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए जाएं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी और ये 70 नंबर की प्रिपरेशन तमाम की तमाम कैटेगरीज के स्टूडेंट्स जो है वो कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपने देखना है कि यूसैट की जो है कितनी कैटेगरीज हैं और आप किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। यूसैट की मेनली जो है 6 कैटेगरीज हैं। वो तमाम लोग जो प्री मेडिकल पढ़ के आए हैं उन्होंने यूसैट एम का टेस्ट देना है। वो तमाम लोग जो प्री इंजीनियरिंग पढ़ के हैं उन्होंने यूसैट ई का टेस्ट देना है। वो तमाम लोग जो FA करके आए हैं वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का टेस्ट देंगे। इसी तरीके से अगर आपने ICS की है तो यूसैट CS का टेस्ट देंगे। आप कॉमर्स पढ़ के आए हैं तो यूसैट कॉम का टेस्ट देंगे। और जनरल साइंस जो है जिन्होंने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है तो वो यूसैट GS का टेस्ट देंगे। इसके बाद हम यूसैट के सिलेबस को देख लेते हैं। अब सिलेबस को जब हम देखते हैं तो यहाँ मैंने आपके साथ यूसैट M का सिलेबस जो है वो शेयर किया है। यूसैट M का सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर किया है। यूसैट M और यूसैट E, यूसैट CS, यूसैट A, यूसैट GS, इन तमाम जो है वो यूसैट की कैटेगरीज में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 30 नंबरों का फ़र्क है। बाकी सारा इनका सिलेबस सेम होता है। आपको वर्बल रीजनिंग देखने को मिलती है, आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग देखने को मिलती है। ये दोनों सेक्शंस जो है वो 45 नंबरों पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद 30 नंबर का सेक्शन आपके प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है। देन आपका रिटन सेक्शन आता है जो कि 25 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। कुल मिला के ये 100 नंबर बन जाते हैं और हर कैटेगरी के लिए जो है वो 70 मार्क्स का सेक्शन सेम होता है। अब जैसे ही हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जी वर्बल रीजनिंग में क्या पढ़ना है, उन्होंने क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो अब सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम वर्बल रीजनिंग को कवर करेंगे कि अगर यहाँ पर 4 कैटेगरीज के क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने प्रिपेयर करने हैं तो ये क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। एक सैंपल मैं आपको यहाँ शो करूँगा। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स को इस चीज़ के हवाले से असिस्टेंस चाहिए होगी तो फिर हम सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट MCQs भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इन वीडियोज से हो जाए। इसके अलावा अगर आप किसी सिंगल रिसोर्स पर रिलाई करके यूसैट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करने के बाद हमारा यूसैट प्रिपरेटरी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। अब सबसे पहले एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो एनालॉजी में आपसे जो है मैं यहाँ पर आपको चंद एग्जांपल्स दिखा देता हूँ और इन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि आप इसी तरह के मज़ीद क्वेश्चंस को किसी भी रिसोर्स से पढ़ सकते हैं। वो रिसोर्स मैंने आपको बताया इंटरनेट भी हो सकता है, वो रिसोर्स हमारी यूसैट की प्रिपरेटरी गाइड बुक्स भी हो सकती हैं। आपको स्क्रीन पर उनके पोस्टर्स भी नज़र आ रहे हैं। आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहला सवाल है, बर्ड इज़ टू नेस्ट, यानी कि जैसे बर्ड नेस्ट के लिए है वैसे ही बी के लिए क्या है। तो बी के लिए हाइव, हाइव कहते हैं छत्ते को। तो जिस तरीके से बर्ड के लिए नेस्ट घोंसला है, इसी तरीके से बी के लिए हाइव है, छत्ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन इज टू राइटर एज माइक्रोस्कोप इज टू। तो जिस तरीके से लिखारी के लिए पेन है, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट किसके लिए है। यहाँ दुरुस्त जवाब इसका जो है वो साइंटिस्ट बनता है। तो अब ये एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी से रिलेटेड अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो ये सेक्शन बासानी आपका प्रिपेयर हो सकता है। इसके बाद सन इज टू डे, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है कि दिन में रोशनी होती है और रोशनी की रीज़न क्या है, सूरज। तो सन इज टू डे, जैसे सन जो है वो दिन के लिए है, सूरज जो है वो दिन के लिए है, वैसे मून इज टू, डेफिनेटली बात है मून इज टू लाइट, ठीक है, दुरुस्त जवाब बी। उसके बाद बुक इज टू ऑथर, जैसे लिखारी के लिए किताब है, बुक इज टू
ऑथर, ऐसे ही एज पेंटिंग इज टू। तो पेंटिंग जिस तरीक़ेकार से किताब लिखी जाती है एक ऑथर की तरफ से, ऑथर के लिए जितनी रेलेवेंट किताब है, पेंटिंग जो है वो किससे रेलेवेंट होगी, आर्टिस्ट से रेलेवेंट होगी। उसके बाद सिनोनिम्स आप यहां पर देख सकते हैं, हम मानी अल्फाज। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि जो आपका वर्बल रीजनिंग का सेक्शन है, वर्बल रीजनिंग के सेक्शन में जो आपके 20 MCQs आने हैं वो एनालॉगीज से आने हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से आने हैं, सेंटेंस कंप्लीशन से आने हैं और कॉम्प्रीहेंशन से आने हैं। तो एनालॉगीज आपने यहां पर देख ली हैं। उसके बाद सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है कि चूज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू एलोक्वेंट। तो एलोक्वेंट कहते हैं जी फ्रीक्वेंट को, ठीक है। उसके बाद चूज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू अडोर। अडोर कहते हैं जी एडमायर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट सिनोनिम आपसे फ्रेजाइल का पूछा जा रहा है। तो फ्रेजाइल आप तमाम लोग जानते हैं। अब यहां पर अगर गौर करें तो जो स्ट्रांग है ये इसका एंटोनिम है, जो ड्यूरेबल है ये इसका एंटोनिम है, जो फ्लेक्सिबल है ये इसका एंटोनिम है। फ्रेजाइल हमेशा किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो वीक होती है, ठीक है। इसका दुरुस्त जवाब वीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि चूज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू पायनियर। अब किसी भी चीज में जो पायनियर होता है उसको इनोवेटर कहते हैं, ठीक है। दुरुस्त जवाब जो है इसका इनोवेटर है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं एंटोनिम्स को। आप तमाम लोग इंटरमीडिएट में सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को प्रिपेयर कर चुके हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपसे पूछने का सिंपल एग्जामिनर का पर्पस ये है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग देख सके वोकैबुलरी के ऊपर। तो यहां पर आपसे वर्ड पूछा जा रहा है बेनोवलेंट, और बेनोवलेंट का आपने एंटोनिम जो है उसको बताना है। ऑपोजिट पर हमेशा आपने गौर करना है। बाज दफ़ा ये ऑपोजिट का वर्ड स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते और सिनोनिम्स उसने पूछे होते हैं वो एंटोनिम लगाते हैं, एंटोनिम पूछे होते हैं सिनोनिम लगाते हैं। तो बेनोवलेंट का जो दुरुस्त जवाब है वो यहाँ पर इसका उलट जो है वो सेल्फिश है। और यहाँ पर ये जितने भी मजीद ऑप्शंस लिखे हुए हैं ये बेनोवलेंट के सिनोनिम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि चूज द मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू हैस्टी। हैस्टी का जो एंटोनिम है वो यहाँ पर बनेगा केयरफुल, क्योंकि हैस्टी का सिनोनिम है फास्ट, रैश भी इसका सिनोनिम है, क्विक भी इसका सिनोनिम है। तो इसका जो ऑपोजिट बनता है वो केयरफुल है। इसके बाद आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल का आपसे ऑपोजिट पूछा जा रहा है। तो आर्टिफिशियल का ऑपोजिट जो है वो नेचुरल होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल का ऑपोजिट नेचुरल होता है। इसी तरीके से चूज द मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू एक्सपैंड। एक्सपैंड का ऑपोजिट जो है वो स्ट्रेच होता है। एक्सपैंड किसी भी चीज को बढ़ाने को कहते हैं, तो स्ट्रेच इसका ऑपोजिट है। इसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस की एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। अब अगर आप तमाम लोगों को इस चीज़ के हवाले से असिस्टेंस चाहिए होगी तो हम एक कंप्लीट सीरीज़ आपका टेस्ट कंडक्ट होने तक इस हवाले से भी लेके चल सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और सब्जेक्ट वाइज लेके चलेंगे। ये चीज़ आपको एग्जाम में काफ़ी फैसिलिटेट करेगी। तो ये कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके बाद शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड डैश कीप हर आइज ओपन। तो ये सेंटेंस कंप्लीशन का एक क्वेश्चन है और यहाँ अगर इसके कॉन्टेक्स्ट को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हार्डली का वर्ड जो है वो मोस्ट सूटेबल है, बिकॉज वो थकी हुई है, शी इज टायर्ड, और वो अपनी आंखें जो है वो खुली रखने में उसको दुश्वारी जो है वो पेश आ रही है। तो हार्डली का जो वर्ड है वो यहाँ पर दुरुस्त फिट है। उसके बाद आप सेंटेंस कंप्लीशन के सेक्शंस के बाद कॉम्प्रीहेंशन देख सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में से अगर आपसे 4 सवाल पूछे जाएं, 5 पूछे जाएं, आपको एक बेसिक सा पैराग्राफ दे दिया जाता है, हो सकता है लेंथ में इससे बड़ा हो। उसके बाद आपसे 2-3 क्वेश्चंस जो है उसी पैराग्राफ में से पूछे जाते हैं। ये आप इंटरमीडिएट में कर चुके हैं ऑलरेडी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंटरमीडिएट में आपने पढ़ी नहीं है या सॉल्व नहीं की। तो कॉम्प्रीहेंशन का ये पैसेज है। तो पैसेज को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट रीडिंग बुक्स इज द बेस्ट वे टू गेन नॉलेज. However, some argue that real life experiences provide deeper understanding. Books offer theories and ideas while experiences provide practical learning. अब यहाँ से अगर सवाल बनाया जाए और आपसे पूछा जाए according to the passage, what is the one advantage of real life experiences over reading books? तो आप तमाम लोग इन 4 ऑप्शंस में से डेफिनेटली बात है सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, बिकॉज जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, वो आपको हैंड्स ऑन लर्निंग प्रोवाइड करता है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीकाकार से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें मैं कामयाब हुआ हूँ। ये जो सैम्पल क्वेश्चंस आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, इसका सिर्फ पर्पज़ ये है कि आपको एक आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस तरीकाकार से ये जो सेक्शन है एनालॉजीज़ का, इसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो क्वान्टिटेटिव रीजनिंग पर फोकस्ड होगा। क्वान्टिटेटिव रीजनिंग के बाद फिर जो है वो हम रिटन सेक्शन पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो सेक्शंस मैं आपको कवर करवा रहा हूँ ये कॉमन है। उसके बाद फिर अगर आप कहेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बाकी
बकिया जो सब्जेक्ट्स हैं उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वो सेक्शन जिन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आएँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।